नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तैयारी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग साइंस में केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में 1000 कुछ चुनिंदे प्रश्न को पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज केमिस्ट्री का तीसरा और अंतिम पार्ट है मेरे दोस्तों। इससे पहले मेरा 2 पार्ट अवेलेबल हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि अगर आप चैनल पर न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित मेरे दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे जब भी बात करें तो ओजोन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है तो नागोया प्रोटोकॉल मेरे दोस्तों जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण, एक होता है नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता, और एक होता है मेरे दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल होता है मेरे दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव। अगर क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों तो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछेगा तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, और नागोया प्रोटोकॉल पूछेगा तो जैव विविधता से संबंधित है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लक्ष्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो गंगा कार्यान्वयन योजना। कौन सी योजना मेरे दोस्तों? ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लक्ष्य से एक योजना चलाई गई थी मेरे दोस्तों। इस योजना का नाम क्या है? तो गंगा कार्यान्वयन योजना। कौन सा? गंगा कार्यान्वयन योजना चलाई गई थी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जल में उपस्थित मल के कॉलीफॉर्म सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को नदी के प्रदूषण का मानदंड माना गया है। बोलेगा कि नदी के प्रदूषण का मानदंड किसे माना गया है? तो जल में उपस्थित मल के कॉलीफॉर्म सूक्ष्म जीवों की संख्या को। किसके? तो जल में उपस्थित मल के कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या होते मेरे दोस्तों, मल के कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या को नदी के प्रदूषण का मानदंड माना गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे मेरा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। वन कटाई से हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की क्षमता घट जाती है। वाजिब बात है मेरे दोस्तों कि जैसे जैसे वन कटाई दी जाएगी वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की क्षमता घट जाएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधे ही कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित कौन करेगा मेरे दोस्तों? आगे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर घटने से पर्यावरण में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि जितना ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा वो प्रकाश संश्लेषण की दर से मेरे दोस्तों ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं मेरे दोस्तों। तो वही बात है कि जितना कम पेड़ पड़ जाएगा उतना ही मेरे दोस्तों ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे होती चली जाएगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, चिपको आंदोलन पेड़ के काटे जाने के विरोध में चालू किया गया था। बोलेगा कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है मेरे दोस्तों? तो पेड़ काटे जाने के, वन कटाई के विरोध में चालू किया था मेरे दोस्तों चिपको आंदोलन। इसके नेता पूछेगा मेरे दोस्तों कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेता आप लोग को याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे मेरे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। अब चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वन कटाई या फिर पेड़ के काटे जाने के विरोध में चुनाव किया गया था। आगे चलते मेरे दोस्तों, वनों की सघनता घटने तथा उनके क्षेत्रफल के कम होने से वन्य प्राणी का जीवन संकट में है। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों कि वन्य जीवों की, वनों की सघनता घटने तथा उसका क्षेत्रफल में कम होने से वन्य प्राणी का जीवन संकट में है। जो प्राणी मेरे दोस्तों जंगल में ही रहते हैं, अगर जंगल को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा तो प्राणी कहाँ रहेंगे मेरे दोस्तों? उस संकट में, उसका जीवन तो ऐसे ही संकट में हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और जल यातायात तथा उद्योग के लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है, मत्स्य पालन में किया जाता है और जल यातायात तथा उद्योग के लिए भी किया जाता है। यानी कि जल का बहुत सारे उपयोग है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जल ही जीवन है बोला जाता है मेरे दोस्तों। उन क्षेत्रों में जहां जल की कमी होती है वहां ड्रिप इरिगेशन या फिर बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनाई जाती है। उन क्षेत्रों में जहां जल की ज़्यादा कमी होती है मेरे दोस्तों वहां कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ड्रिप इरिगेशन। क्या? ड्रिप इरिगेशन या फिर बूंद बूंद सिंचाई तकनीक। ड्रिप इरिगेशन या फिर बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनाई जाती है मेरे दोस्तों जहाँ पर जल की ज़्यादा कमी होती है। आगे चलते, आगे क्या मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कोयला तथा पेट्रोलियम वैसे जीवाश्म ईंधन की मात्रा पृथ्वी के अंदर सीमित है। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन की मात्रा पृथ्वी के अंदर सीमित है, अतएव जीवाश्म ईंधन की खपत सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। मेरे दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम जो है पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप जितना भी निकालते रहेंगे अंदर पैदा नहीं होता रहेगा मेरे दोस्तों, जितना अंदर है उतना सीमित मात्रा में है। अतः जीवाश्म ईंधन की खपत हम लोग दोस्तों सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर हम खपत करते चले जाए मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं,
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपसे पूछेगा ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो आपको याद रखना है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस का उपयोग अधिक से अधिक होना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से है, तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस ऊर्जा है। इसका उपयोग अधिक से अधिक करिए ताकि जीवाश्म ईंधन की खपत धीरे धीरे कम हो। दोस्तों आगे चलते हैं। तत्वों का वर्गीकरण होने से उनके गुणों का अध्ययन नियमित ढंग से किया जा सकता है। तत्वों का वर्गीकरण होने से उनके गुणों का अध्ययन नियमित ढंग से किया जा सकता है। आपको पूछेगा कि उनके गुणों का अध्ययन, तत्वों गुणों का अध्ययन नियमित ढंग से कैसे किया सकता है, तो तत्वों को वर्गीकृत होने से। कैसे? तत्वों को वर्गीकरण होने से उनके गुणों का अध्ययन नियमित ढंग से किया जा सकता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। लभवाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया था। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों कि तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किसने किया था, तो लभवाजे। किसने किया था मेरे दोस्तों? लभवाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। डोबेराइनर के त्रिक के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत हो। बोल रहा है मेरे दोस्तों कि डोबेराइनर के त्रिक नियम के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे अगर हम, तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान मेरे दोस्तों किनारे वाले दोनों तत्वों को जोड़ के अगर औसत निकालते हैं तो बीच वाला द्रव्यमान जो है मेरे दोस्तों, तो बीच वाला परमाणु संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो है डोबेराइनर का त्रिक नियम था मेरे दोस्तों। तो वही बोल रहा है कि दोनों किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है बीच वाला तत्व। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मेंडलीफ ने अपने समय तक ज्ञात 63 तत्वों को एक सारणी द्वारा क्रमबद्ध किया था, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। तो इस सारणी को आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, तो इस सारणी को आवर्त सारणी का लघु रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई किसने, तो मेंडलीफ ने बनाई मेरे दोस्तों। तो मेंडलीफ ने मेंडलीफ के समय कितने तत्व थे, आपसे पूछ सकता है, तो 63 तत्व थे। कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। आपसे पूछ सकता है कि वर्ग कितने थे, तो वर्ग मेरे दोस्तों वर्ग 9 थे। और आवर्त कितने थे, तो आवर्त 7 थे मेरे दोस्तों। मेंडलीफ के समय 63 तत्वों को सजाया गया था, जिसे मेंडलीफ का आवर्त सारणी कहते हैं। और इस आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का लघु रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है। बोलेगा मेरे दोस्तों का आधुनिक आवर्त सारणी दिया किसने, तो आधुनिक आवर्त सारणी मेरे दोस्तों हेनरी मोजले ने दिया। किसने दिया, हेनरी मोजले ने दिया। कब दिया मेरे दोस्तों, तो 1913 ईस्वी में दिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले 1913 ईस्वी में दिए। वो किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर मेरे दोस्तों, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर भी बोल सकता है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। उनके परमाणु संख्या पर आधारित मेरे दोस्तों, तो परमाणु संख्या के आवर्तकाल हो गए। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, आवर्त सारणी को उदाग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं, जबकि क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, वर्ग किसे कहा जाएगा, वर्ग जो इस तरह का खड़ा खड़ा रहता है मेरे दोस्तों उसे वर्ग कहते हैं। लेकिन आवर्त किसे कहा जाता है, जो आवर्त इधर से रहेगा मेरे दोस्तों, आवर्त यानी कि पूरब से पश्चिम रेखा की ओर खींची गई दिशा, उसे हम क्षैतिज कहते हैं मेरे दोस्तों। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची गई है मेरे दोस्तों, उससे हम लोग वर्ग कहा जाते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आवर्त सारणी को उदाग्र स्तंभों को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। किसी वर्ग के सभी तत्व समान गुण वाले होते हैं। बोल रहा है कि किसी वर्ग के सभी तत्व जो होते हैं मेरे दोस्तों सो समान गुण वाले होते हैं। जैसे हम लोग अक्रिय गैस में चलेंगे तो अक्रिय गैस के जितना भी तत्व हैं सो सभी समान गुण दर्शाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हैलोजन परिवार में अगर चलते हैं तो हैलोजन परिवार में जितना है मेरे दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो सब समान गुण वाले दर्शाते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन कर रहा है, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ तत्वों के रासायनिक गुणों की नियमित पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, तो रासायनिक आवर्तता कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ तत्वों के रासायनिक गुणों के नियमित पुनरावृत्ति रासायनिक आवर्तता कहलाती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। लैंथेनम से प्रारंभ होने वाले संक्रमण तत्वों की श्रेणी लैंथेनाइड या फिर लैंथेनाइड्स कहलाती है। लैंथेनम से अगर चालू होती है मेरे दोस्तों संक्रमण तत्वों की श्रेणी, तो उसको हम लैंथेनाइड्स या फिर लैंथेनाइड्स भी कहते हैं। और बोलेगा इसी तरह से एक्टिनियम से प्रारंभ होने वाले संक्रमण तत्वों को तो एक्टिनाइड्स कहते हैं। लैंथेनम से चालू होता है लैंथेनाइड्स, अब एक्टिनियम से चालू होता है एंटेनाइड्स कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। धातुओं और अधातुओं के मध्यवर्ती गुण वाले तत्व उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। जो ऐसा तत्व मेरे दोस्तों जो धातु और अधातु दोनों के बीच वाले गुण को दर्शाए उसे हम उपधातु या फिर अर्धधातु भी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, उसे उपधातु या अर्धधातु भी कहते हैं। जैसे क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और क्या हो गया, बिस्मथ हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये सब जो है उपधातु वाले श्रेणी में आते हैं या फिर अर्धधातु भी उसे हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं।
कार्बनिक रसायन के कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन के नहीं मेरे दोस्तों, कार्बनिक रसायन में होता है यहाँ पर। कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किस में करते हैं? तो कार्बनिक रसायन में करते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। बोलेगा कि कार्बनिक रसायन जो है से कार्बनिक रसायन किसका है? तो हाइड्रोकार्बन उनके व्युत्पन्नों का रसायन है मेरे दोस्तों, कार्बनिक रसायन। हाइड्रोकार्बन उनके व्युत्पन्नों का रसायन है, कार्बनिक रसायन हो गया। आगे चलते हैं। कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन के द्वारा आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाते हैं, तो कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन का श्रृंखलन गुण कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्रियाशील समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। आपसे बोला कि कौन सा समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो क्रियाशील समूह पर। क्रियाशील समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण भी निर्भर करते हैं मेरे दोस्तों। क्रियाशील समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। आगे चलते हैं। यूपेक प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। यूपेक प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है तथा कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके संगत के हाइड्रोकार्बन के नाम पर ही आधारित होते हैं। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों कि यूपेक प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों को क्या माना जाता है? तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। सभी कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है तथा कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके संगत के हाइड्रोकार्बन के नाम पर ही आधारित होते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन मेरे दोस्तों। बेंजीन अणु कैसा होता है? तो बेंजीन अणु एक तलीय होता है। कैसा होता है? बेंजीन अणु मेरे दोस्तों एक तलीय होता है। इसमें सभी कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु कागज की तल में ही होते हैं। कागज के तल में मेरे दोस्तों कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसी कारण बेंजीन जो है मेरे दोस्तों एक तलीय होता है। क्या होता है? बेंजीन एक तलीय होता है। क्यों? क्योंकि इसके सभी कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु कागज की तल में होते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। समावयवियों के अणुसूत्र भी समान होते हैं। समावयवियों के अणुसूत्र समान होते हैं तथा भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तो भौतिक और रासायनिक गुण मेरे दोस्तों अलग अलग होते हैं। समावयवियों का अणुसूत्र समान होते हैं। समावयवियों का अणुसूत्र समान होंगे, सूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं मेरे दोस्तों। किसको? तो समावयवियों को। चलते आगे क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों। त्रिविम समावयवियों का संरचना सूत्र समान होता है किंतु परमाणुओं एवं समूह का स्थानिक व्यवस्था या विन्यास अलग अलग होते हैं। आपसे बोल रहा है कि त्रिविम समावयवियों का संरचना सूत्र समान होता है किंतु परमाणुओं एवं समूहों की स्थानिक व्यवस्था या विन्यास फिर अलग अलग होते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। आपसे बोला कि कार्बनिक यौगिकों का स्रोत क्या है? तो मुख्य रूप से मेरे दोस्तों पेट्रोलियम है, कोयला है एवं पेड़ पौधे होते हैं। कार्बनिक यौगिक के स्रोत हैं पेट्रोलियम, कार्बन या फिर पेड़ पौधे बोल सकते हैं और कोयला बोल सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु कैसे होते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु आध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु आध्रुवीय होते हैं अतः जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में नहीं घुल सकते मेरे दोस्तों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु आध्रुवीय होते हैं अतः जल में नहीं घुल सकते, यानी कि अघुलनशील भी और आध्रुवीय भी होते हैं मेरे दोस्तों। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु आध्रुवीय और अघुलनशील होते हैं। आगे चलते हैं। एल्केन अस्थाई और अक्रिय यौगिक होता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि इनमें से कौन अस्थाई और अक्रिय यौगिक है? एल्कीन की एल्केन की एल्काइन मेरे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एल्केन। एल्केन मेरे दोस्तों अस्थाई और अक्रिय यौगिक होता है। अस्थाई परमानेंट होता है और अक्रिय यौगिक होता है मेरे दोस्तों। कौन? एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है मेरे दोस्तों CN। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या हो जाएगा? CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यह अस्थाई और अक्रिय यौगिक होता है। आगे चलते हैं। बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। बेंजीन पूछेगा कि बेंजीन कैसा यौगिक है? संतृप्त यौगिक है या फिर असंतृप्त यौगिक है या फिर दोनों है? तो बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है मेरे दोस्तों। बेंजीन मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। बेंजीन बोलेगा कौन सी अभिक्रिया देता है? तो बेंजीन प्रतिस्थापन प्रक्रिया अभिक्रिया देता है मेरे दोस्तों। और बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। कैसा है? बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। आगे चलते हैं।
एथेनॉल को शर्करा या स्टार्च के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बोलेगा कि एथेनॉल को कौन सा विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, तो शर्करा या फिर स्टार्च के किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? एथेनॉल को शर्करा या फिर स्टार्च के किण्वन द्वारा हम लोग प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल को शर्करा या स्टार्च के किण्वन के द्वारा। आगे चलते हैं, 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। कितना? 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को हम लोग सिरका कहते हैं। सिरका किसका अम्ल मेरे दोस्तों? तो सिरका बोलते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसे पाया जाता है? तो सिरका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को हम लोग सिरका कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, साबुन जो है से कैसा लवण होते हैं, तो साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। कैसे होते हैं? तो साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं मेरे दोस्तों। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण हो जाते हैं साबुन। आगे चलते हैं, वनस्पति तेल और वसा उच्च बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। आपसे बोलेगा कि वनस्पति तेल और वसा जो है से कैसा बसीय अम्ल, निम्न बसीय अम्ल, उच्च बसीय अम्ल या मध्यम बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। तो वनस्पति तेल और वसा जो है मेरे दोस्तों से उच्च बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। वनस्पति तेल और वसा उच्च बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं मेरे दोस्तों? तो अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक जो है उच्च एल्कोहल का हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं मेरे दोस्तों। कौन? अपमार्जक। आगे चलते हैं, धातुएं कैसी होती है? तो धातुएं मेरे दोस्तों कठोर होती है, चमकीली होती है, आघात वर्धनीयता होती है एवं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है मेरे दोस्तों। धातुएं जो है से प्रायः कठोर होती है, चमकीली होती है, आघात वर्धनीय होती है, ऊष्मा होती है एवं विद्युत का सुचालक भी होती है। ऊष्मा और विद्युत का दोनों का सुचालक होती है मेरे दोस्तों। कौन? धातुएं। आगे चलते हैं, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं सामान्यतः अवस्था में ठोस होती है। मरकरी मेरे दोस्तों यानी कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है मेरे दोस्तों जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन मरकरी को छोड़ करके, पारा को छोड़ करके सभी धातुएं मेरे दोस्तों ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है मेरे दोस्तों? तो मरकरी है। लेकिन बोल देगा कि एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आ धातु कौन है मेरे दोस्तों? तो आ धातु क्या हो जाएगा? तो आ धातु ब्रोमीन हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? आ धातु हो जाएगा ब्रोमीन। और धातु बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो मरकरी यानी कि पारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बनाती है। कैसा ऑक्साइड बनाती है? धातु क्या होती है मेरे दोस्तों? धातु क्षारीय होती है। कैसी होती है? धातु क्षारीय होती है। और आधातु अम्लीय होती है। आधातु अम्लीय होती है। अगर आप लोग को दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो देखिए मेरे दोस्तों, आधातु कैसे लिखा जाता है? आधातु हम लोग लिखते हैं आ से, आधातु लिखते हैं। और आधातु होता है कैसा? अम्लीय। कैसा होता है? तो अम्लीय होता है आधातु। तो आप लोग देखेंगे आ से आधातु तो आ से अम्लीय, आ से आधातु तो आ से अम्लीय। तो जब आधातु अम्लीय है तो धातु वाजिब से बात है मेरे दोस्तों का उल्टा हो जाएगा, यानी कि धातु क्षारीय हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कैसा ऑक्साइड बनाएगी? तो धातु होती है कैसी? क्षारीय होती है। तो कैसा ऑक्साइड बनाएगी? कि भास्मिक ऑक्साइड। कैसा? तो भास्म को क्षार भी कहते हैं, कि भास्मिक ऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में दिखाया जाता है कैसा श्रेणी कहलाती है? धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में दिखाया जाता है उसको क्रियाशीलता श्रेणी कहेंगे। क्वेश्चन में यह आंसर छिपा हुआ है मेरे दोस्तों। कौन सी श्रेणी? जो क्रियाशीलता क्रम में दिखाएंगे तो क्रियाशीलता श्रेणी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, धातुएं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं? द्विधार्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। धातुएं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों के गुण दर्शाएंगे उसे हम द्विधार्मी ऑक्साइड या फिर उभयधार्मी ऑक्साइड भी कहते हैं मेरे दोस्तों। कैसा कहते हैं? उभयधार्मी भी बोल सकते हैं या फिर द्विधार्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। जैसे कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड मेरे दोस्तों द्विधार्मी ऑक्साइड है। धातुएं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्म दोनों का गुण प्रदर्शित करे उसे द्विधार्मी ऑक्साइड यानी कि उभयधार्मी ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड मेरे दोस्तों दोनों उभयधार्मी ऑक्साइड है। आगे चलते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर है वे तनु अम्लों में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं वे तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? तो हाइड्रोजन से अगर ऊपर है तो हाइड्रोजन मुक्त करेगी। क्या करेगी मेरे दोस्तों? हाइड्रोजन की अगर जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर है तो कौन सी गैस मुक्त करेगी? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं,
जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाएंगे उसके विद्युत धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर धनायन बनाते हैं तो विद्युत धनात्मक कहलाते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं उसे विद्युत ऋणात्मक कहते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर से आंसर निकलेगा धनायन तो विद्युत धनात्मक, ऋणायन तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक मेरे दोस्तों। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं उसे विद्युत ऋणात्मक, और जो त्याग करके धनायन बनाते हैं उसे विद्युत धनात्मक कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक जल में विलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्तों, वैद्युत संयोजक यौगिक है जो जल में कैसा होता है? विलेय होता है, लेकिन कार्बनिक विलेयकों में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक मेरे दोस्तों जल में विलेय रहेंगे लेकिन कार्बनिक विलायक में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक विलायक में अविलेय होते हैं लेकिन जल में विलेय होते हैं मेरे दोस्तों, वैद्युत संयोजक यौगिक। आगे चलते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक द्रवित अवस्था में या फिर जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? वैद्युत संयोजक यौगिक द्रवित अवस्था में जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक जो है द्रव अवस्था में या फिर जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे चलते हैं। सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक कैसे कहलाते हैं? तो सहसंयोजक बंधन वाला यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? केमिस्ट्री में ज्यादातर आंसर मेरे दोस्तों क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप आंसर को निकालने में आपको मदद मिलेगी मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलेयकों में विलेय होते हैं। अभी क्या बताया था मेरे दोस्तों? अभी बताया था हमने, देखिए कि वैद्युत संयोजक यौगिक जल में विलेय था, वैद्युत संयोजक यौगिक था जो जल में विलेय था किंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय था। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सहसंयोजक यौगिक जो है जल में अविलेय रहेगा किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय रहते हैं मेरे दोस्तों। आप लोग दोनों क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे देख करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। सहसंयोजक यौगिक विद्युत में क्या होते हैं? तो विद्युत में कुचालक होते हैं। अभी बताया था मेरे दोस्तों, अभी कौन क्वेश्चन बताए थे हम? वैद्युत संयोजक यौगिक जो है सब विद्युत के सुचालक होते हैं। तब वैद्युत संयोजक का उल्टा होता है सहसंयोजक। तब वैद्युत संयोजक जो है विद्युत के सुचालक, तब सहसंयोजक मेरे दोस्तों विद्युत के कुचालक होते हैं, कि विद्युत का लाइन नहीं जा सकते मेरे दोस्तों सहसंयोजक यौगिक में। आगे चलते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? तो द्रवणांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत कम होते हैं मेरे दोस्तों। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रकृति में धातु मुक्त या फिर संयुक्त अवस्थाएं पाई जाती है। प्रकृति में धातु कैसी अवस्थाएं पाई जाती है? धातु मेरे दोस्तों मुक्त या फिर संयुक्त अवस्थाएं पाई जाती है। कैसी? प्रकृति में धातु मुक्त या फिर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। आगे चलते हैं। धातु कर्म वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करके उसे शुद्ध प्राप्त किया जाता है। धातु कर्म वह प्रक्रिया, आपसे बोलेगा किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करके उसे शुद्ध किया जाता है, वह कौन सी प्रक्रिया है? तो वह धातु कर्म प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया मेरे दोस्तों? धातु कर्म ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करके उसके शुद्ध किया जाता है। आगे चलते मेरे दोस्तों। पृथ्वी की परत से प्राप्त किसी भी धातु के अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को दूर दूर करके अयस्कों को शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो अयस्क या सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? पृथ्वी की परत से प्राप्त किसी भी धातु के अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों यानी कि अशुद्धियों को दूर करके अयस्क को शुद्ध रूप में प्राप्त करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क में जो भी अशुद्धियां मेरे दोस्तों अगर उसे हम दूर करते हैं तो उसका शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो अयस्क का सांद्रण कहलाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं को या फिर एक धातु या एक अधातु के समांग मिश्रण है। मिश्र धातु कैसा होता है? दो या अधिक धातुओं या फिर एक धातु एक अधातुओं का समांग मिश्रण है। कैसा मेरे दोस्तों? बोल रहा है मिश्र धातु जो है से दो या अधिक धातुओं, अगर धातु को हम मिलाते हैं तो दो या अधिक धातुओं को मिलाना पड़ेगा, या फिर एक धातु में एक अधातु को हम लोग समांग मिश्रण बनाते हैं। एक धातु और एक अधातु को मिलाएंगे तो समांग मिश्रण बनेगा, या फिर दो या अधिक से ज़्यादा हम लोग केवल धातु को ही मिला देते हैं तो वही समांग मिश्रण बनेगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। कुछ धातुओं को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह मलिन पड़ जाती है। बोल रहा है कुछ धातुओं को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने
पर उसकी सतह मलिन पड़ जाती है और धीरे धीरे उन धातुओं का क्षय होने लगता है। यह क्रिया धातुओं क्या कहलाती है? तो यह क्रिया धातुओं का संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? कुछ धातु को लंबे समय तक हम हवा में छोड़ देते हैं खुला, तो धीरे धीरे उन धातुओं का क्षय होने लगता है। यह क्रिया धातुओं का संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? अगर क्षय होने लगेगा तो यह क्रिया धातुओं का संक्षारण कहलाएगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, वायु के ऑक्सीजन एवं जलवाष्प की उपस्थिति में ही लोहे में जंग लगता है। आपसे बोलेगा कि लोहे में जंग किसके कारण लगता है? तो वायु के ऑक्सीजन एवं जलवाष्प की कमी के कारण। किसके कारण? तो नमी एवं जलवाष्प की कमी के, जलवाष्प ऑक्सीजन यानी कि नमी रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, दोनों की उपस्थिति में ही लोहे में जंग लगता है। और जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है मेरे दोस्तों? तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, लेकिन लोहे की उम्र क्या होती है? अगर उम्र की बात करें तो लोहे की उम्र घट जाएगी। क्या होगी? उम्र घट जाएगी और वजन बढ़ता जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आधातुएं ना तो आघात वर्धनीय होती है और ना ही तन्य होती है। दोस्तों धातु जो है आघात वर्धनीय और तन्य होती है, तो आधातु कैसे होगी? आधातु ना तो आघात वर्धनीय होती है और ना ही तन्य होती है। इनमें कोई विशेष चमक भी नहीं होती। धातु में चमक, धातु को उल्टा होता है आधातु मेरे दोस्तों, धातु क्षारीय होता है तो आधातु अम्लीय होता है। उसी प्रकार से इनमें कोई विशेष चमक भी नहीं होती और यह प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है, तो आधातु उसका उल्टा ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बनाते हैं? अभी बताया था मेरे दोस्तों कि आधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? तो ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। आधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाती है? तो आधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके, आधातुएं क्या बताते हैं? आधातु अम्लीय होती है, तो आधातु ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। और धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगी? तो भास्मिक ऑक्साइड है बताए थे, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड बोल सकते हैं या फिर भास्मिक ऑक्साइड। भास्म माने क्षारीय होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, तांबा का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है? तो तांबा का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है मेरे दोस्तों? तो कॉपर पाइराइट। क्या है? तांबा का सबसे मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है मेरे दोस्तों। किसका? तांबा का सबसे मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट है। आगे चलते हैं, अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। और भस्म का जलीय विलयन कैसा होता है? तो कड़वा होता है। कैसा होता है? भस्म का जलीय विलयन कड़वा होता है और अम्ल का जलीय विलयन जो है स्वाद में खट्टा होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आम्ल और भस्म यानी कि आम्ल और क्षार की अभिक्रिया हम कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्तों? अगर आम्ल और भस्म की अभिक्रिया हम कराएंगे तो लवण और जल प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, परबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। आपसे बोलेगा परबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। परबल अम्ल किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? जो अम्ल 7 से नीचे हो उससे हम लोग अम्ल कहते हैं। ये तो आप आसानी से आप जानते होंगे, 7 जितना पीएच मान 7 से अगर किसी पीएच मान कम है तो वो अम्ल कहलाएगी। तो परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या है? तो अम्ल मेरे दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी 7 से कम होना चाहिए, 7 से जो निकट में है मेरे दोस्तों, 7 से कम में जो निकट में है उसे हम परबल अम्ल कहते हैं। और 7 से जितना कम तक जाएगा मेरे दोस्तों उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 से जब सबसे ज़्यादा नीचे जब हो जाएगा 1 के करीब उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। और परबल अम्ल यानी 7 के करीब मेरे दोस्तों उसके परबल अम्ल कहते हैं। तो आगे बोल रहा है कि परबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं और तथा दुर्बल अम्ल जल में आंशिक रूप से सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? तथा दुर्बल अम्ल को जल में आंशिक रूप से सिरका कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, लिटमस थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है तथा गुलाबी रंग का उदासीन आर्क होता है। बोलेगा मेरे दोस्तों कि लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है मेरे दोस्तों? लिटमस लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तथा गुलाबी रंग का उदासीन कैसा होता है? तथा गुलाबी रंग का उदासीन मेरे दोस्तों आर्क होता है। कैसा होता है? आर्क होता है। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है तो गुलाबी रंग का उदासीन आर्क होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगी? बताए थे मेरे दोस्तों कि आम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। क्या करेगी? आम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आम्ल धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आम्ल जो है धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है? तो CO2 देता है मेरे दोस्तों। आम्ल धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? तो आम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? आम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और आम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन अगर दोनों को मिला भी देते हैं तो विद्युत के सुचालक ही होते हैं मेरे दोस्तों। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक।
आगे चलते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म मेरे दोस्तों क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, यानी कि अल्कलाइल भी बोल सकते हैं, अल्कली धातु भी कहते हैं, क्षार को कहते हैं, अल्कली भी कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म यानी कि क्षार कहता है। आगे चलते हैं, किसी भी बिलियन pH का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की मोलर सांद्रता के लघु गणक का ऋण मान है। क्या है? किसी भी बिलियन pH का मान उसमें उपस्थित H+ आयन की मोलर सांद्रता का लघु गणक का ऋण परिमाण है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, किसी बिलियन के pH का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी बिलियन के pH का निर्धारण यूनिवर्सल सूचक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनिवर्सल सूचक के द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों। किसी भी बिलियन का pH का निर्धारण हम लोग यूनिवर्सल सूचक द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? यूनिवर्सल सूचक के द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें जरूर मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन क्या होते हैं? अभी बताया मेरे दोस्तों कि आम्ल और भस्म के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। और अभी फिर है कि आम्ल, भस्म तथा लवण तीनों को मिला दे तो जलीय विलयन में भी विद्युत के सुचालक होंगे। क्या होंगे मेरे दोस्तों? तो विद्युत के सुचालक ही होंगे। आगे चलते हैं, तनु अम्ल में अम्ल की अल्प मात्रा अधिक जल में घुली होती है। तनु अम्ल में अम्ल की अल्प मात्रा अधिक जल में घुली होती है। तनु अम्ल में अम्ल की अल्प मात्रा मतलब कि बहुत कम मात्रा अधिक मात्रा में जल में घुली होती है। कौन? तो तनु अम्ल में अम्ल की अल्प मात्रा अधिक जल में घुली होती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, परबल अम्ल तथा परबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन क्या होता है? तो उदासीन होता है। अभी बताया मेरे दोस्तों कि परबल अम्ल किसे कहते हैं? तो परबल अम्ल कहते हैं मेरे दोस्तों कि 7 से कुछ कम रहेगा तो उससे हम लोग परबल अम्ल में गिनती भी करते हैं। किसे? अम्ल मतलब 7 से कम pH मान होना चाहिए, तो 7 से जो भी कम है उसको परबल अम्ल कहते हैं। और परबल भस्म किसे कहते हैं? 7 से जितना से ज़्यादा रहेगा मेरे दोस्तों उसे परबल भस्म होता जाएगा। तो अगर दोनों को मिला देते हैं तो दोनों को मेरे दोस्तों औसत 7 के बराबर हो जाता है। तो 7 क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? 7 अगर पूरा आता है तो उदासीन श्रेणी में आता है। किस में आता है? उदासीन श्रेणी में। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्तों कि परबल अम्ल तथा परबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन क्या होता है? तो उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन कहलाएगा। आगे चलते हैं, परबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन क्या होगा? बोल रहा है मेरे दोस्तों, परबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन क्या होता है? तो परबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण के जलीय विलयन अम्लीय होता है। कैसा होता है मेरे दोस्तों? परबल अम्ल 7 से नजदीक जो हो जाएगा और दुर्बल अम्ल भस्म यानी कि 7 से थोड़ा सा ही ज़्यादा मेरे दोस्तों, अगर दोनों को जलीय विलयन के मिला देते हैं तो अम्लीय श्रेणी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अम्लीय श्रेणी में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, दुर्बल अम्ल तथा परबल भस्म, दुर्बल अम्ल अगर रहता है और परबल भस्म रहता है तो बने लवण का जलीय विलयन क्या होता है? तो परबल मेरे दोस्तों, अगर परबल जिसमें ज़्यादा है, परबल किस में ज़्यादा है? भस्म में, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? क्षारीय हो जाएगा। और परबल किस में लगा था? आम्ल में लगा था। जो परबल आम्ल है तो विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और परबल भस्म है तो मेरे दोस्तों क्षार है, यानी कि क्षारीय हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हमारे देश में कि 95% साधारण नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों कि हमारे जल में कितना % साधारण नमक जो है तो समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होगा? तो 95% साधारण नमक ऐसा है मेरे दोस्तों कि समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में कितना % नमक? 95% साधारण नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। आपसे बोलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है मेरे दोस्तों NaOH। क्या होता है? NaOH। तो बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। आपसे बोलेगा कौन सा विधि द्वारा बनाया जाता है? तो क्लोरो एल्कली विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है, जिसमें क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या कहता है? जिसमें क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बना देते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाएंगे उसे हम लोग अभिकारक की श्रेणी में रखते हैं। किसके श्रेणी में मेरे दोस्तों? अभिकारक की श्रेणी में। दोस्तों मैं आप लोग के 3 से 4 बार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए कराता हूँ कि ताकि आपको बार बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप क्लास में आए और 1 घंटा में कुछ सीख कर जाए मेरे दोस्तों। जितने क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाते हैं वो क्वेश्चन आपको क्लास में याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं,
अभिकारकों में अभिक्रिया फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारकों में अभिक्रिया फलस्वरूप बने पदार्थ पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? तो पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। अभिकारकों में अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो प्रतिफल कहलाते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं। बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और प्रतिफल के परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं। बोलेगा कि किसके बंधन बीच टूटते हैं और किसके परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं। किसके परमाणुओं के बीच? तो अभिकारक के परमाणुओं के बीच टूटते हैं और प्रतिफल के परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं मेरे दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में अभिकारकों, प्रतिफलों और उनकी भौतिक अवस्था का उल्लेख क्या कहलाता है? तो संकेतों द्वारा किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में अभिकारकों, प्रतिफलों और उनकी भौतिक अवस्था का उल्लेख संकेतों द्वारा किया जाता है। किसके किया जाता है? तो संकेतों का द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। असंतुलित समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती है। असंतुलित समीकरण का मेरे दोस्तों क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि असंतुलित समीकरण है, यानी कि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तभी तो असंतुलित समीकरण है मेरे दोस्तों। अगर समान होती तो फिर असंतुलित क्यों नाम रखते हैं? इसको संतुलित समीकरण हमको बोल नहीं सकते थे। तो असंतुलित नाम क्यों हो गया? क्योंकि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है सो समान नहीं है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है तो कैसे कहते हैं? तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है मेरे दोस्तों। वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मानव शरीर में भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है? तो मानव शरीर में भोजन का पचना मेरे दोस्तों अपघटन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? तो मानव शरीर में भोजन का पकना अपघटन में अभिक्रिया है। क्या मेरे दोस्तों? मानव शरीर में अगर भोजन को पचता है धीरे धीरे 4 से 5 घंटे भोजन पच जाता है मेरे दोस्तों, तो कैसा अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं वह कैसी अभिक्रिया कहलाती है? तो वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है मेरे दोस्तों। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। बोलेगा कि कौन सी अभिक्रिया में प्रतिफल जो है ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया मेरे दोस्तों? अवक्षेपण अभिक्रिया में प्रतिफल जो है ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है उसे क्या कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊष्मा ऊर्जा भी निकल रही है, तो उस समय क्या कहेंगे? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगर ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? जिस रासायनिक अभिक्रिया प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलेगी तो उससे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, अगर बाहर निकलेगी ऊष्मा ऊर्जा जो है निकलती है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है यानी कि अंदर की ओर जाता है तो उसमें ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अवशोषण होगा तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, और अगर बाहर निकलेगी तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्तों जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, तो उसका उल्टा अवकारक। और आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण तो उसे अवकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। मेरे दोस्तों इसका दोनों उल्टा होता है। ऑक्सीकरण तो अवकारक और अवकरण तो ऑक्सीकारक मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं? तो ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों।
खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा या फिर तेल ऑक्सीकृत होकर खाद्य पदार्थों को दूषित बना देते हैं। बोलेगा खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो है वसा तेल क्या करके खाद्य पदार्थों को दूषित बना देते हैं मेरे दोस्तों। और खाना देखते हैं कि एक से 2 दिन होते तो खाना बिल्कुल खराब हो जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा खराब रहता है? तो वसा तेल जो मेरे दोस्तों ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या होती है? वसा तेल ऑक्सीकृत होकर खाद्य पदार्थ को दूषित बना देते हैं। इसी कारण मेरे दोस्तों खाना 1 से 2 दिन के अंदर खराब हो जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है या फिर अनुपस्थिति में? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मेरे दोस्तों, प्रकाश रासायनिक, क्वेश्चन देखिए ढंग से पढ़िए केवल एक बार। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगी मेरे दोस्तों। अगर प्रकाश का अनुपस्थिति रहेगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी कैसे? पेड़ पौधे रात में क्यों नहीं श्वसन कर पाते? क्योंकि रात में उनको क्यों नहीं मिलता? सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिल पाता। तो सूर्य की प्रकाश ही में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मेरे दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कैसी होती है? प्रकाश की उपस्थिति रहेगी तभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किसी पदार्थ के जलने में वायु की उपस्थिति आवश्यक है दोस्तों। और किसी भी पदार्थ को अगर जलना है तो उसमें वायु का अनुपस्थिति नहीं मेरे दोस्तों, वायु का उपस्थिति यानी कि वायु वहाँ पर रहना बिल्कुल जरूरी है मेरे दोस्तों। वायु यानी कि हवा, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो किसी भी चीज़ को हम लोग जलाने में सहायता में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। कि कोई भी चीज़ को अगर जलाने में जरूरी है मेरे दोस्तों तो वायु की उपस्थिति वहाँ पर बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम ताप पर नहीं जल सकता है। कोई भी पदार्थ है मेरे दोस्तों अपने ज्वलन ताप से कम ताप पर, टेम्परेचर पर नहीं जल सकता जब तक कि उसको जितना ज्वलन ताप है मेरे दोस्तों तब तक उतना उसको उष्मा नहीं मिल पाए। तो कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम ताप की अभिक्रिया पर बिल्कुल नहीं जल सकता। लोहा का मेरे दोस्तों ज्वलन ताप कितना होता है? अगर सादा चूल्हा में हम लोग डाल के अगर लोहा को हम पिघलाएंगे तो पिघल नहीं सकता मेरे दोस्तों, क्योंकि उस ज्वलन ताप उसका ज़्यादा है और कम ताप पर वो नहीं जल सकता। आगे चलते हैं, प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी जो भी पदार्थ है मेरे दोस्तों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से आते हैं मेरे दोस्तों? तो वायु हो गया, जल हो गया, स्थल हो गया, आदि सब मुख्य जो प्राकृतिक संसाधन के स्रोत है मेरे दोस्तों। प्रकृति में उपलब्ध जो है सो उपयोगी पदार्थ जो हम लोग के उपयोग में आ सकता है उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, जल, स्थल ये सब प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है जिसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है मेरे दोस्तों जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आगे चलते हैं, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि गैसों का मिश्रण होता है। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों गैसों का मिश्रण कौन कौन होते हैं? तो वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और जलवाष्प इत्यादि गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण है बहुत है मेरे दोस्तों, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प गैसों का मिश्रण कहलाता है। आगे चलते हैं, स्थल और जलाशयों के ऊपर असामान्य रूप से वायु के गर्म होने के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है? तो स्थल यानी कि जमीन पर और जलाशयों के ऊपर असामान्य रूप से वायु के गर्म होने के फलस्वरूप पावनें उत्पन्न होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? तो पावनें उत्पन्न होती है। स्थल और जलाशय के ऊपर असामान्य रूप से वायु के गर्म होने के फलस्वरूप पावन उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो पावन उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, जलाशय से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। जलाशय से होने वाले जल का वाष्पीकरण और संघनन मेरे दोस्तों, वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। किसमें करता है? हमें वर्षा प्रदान करता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, ओजोन जो है वायुमंडल की बाहरी परत है जो हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षित रखती है। कौन सी मेरे दोस्तों? ओजोन जो है वायुमंडल की बाहरी परत है जो हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों के मेरे दोस्तों आने से पृथ्वी पर रोकती है मेरे दोस्तों। ओजोन वायुमंडल की बाहरी परत है। आगे चलते हैं, वाहनों से निकलने वाले धुआं वायु को प्रदूषित करते हैं। वाहन से जो धुआं निकलती है मेरे दोस्तों उनमें कौन सी धुआं होती है? तो CO होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो वाहनों से निकलने वाले धुएं जो है वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु को प्रदूषित करते हैं मेरे दोस्तों वाहन से जो धुआं निकलते हैं ऐसे। आगे चलते हैं,
आम्ल वर्षा से मिट्टी में अम्लीयता क्या होती है? तो आम्ल वर्षा, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ेगी मेरे दोस्तों। मिट्टी में अम्लीयता अगर कमी है और आम्ल वर्षा से ऊपर से हो भी जाए तो बाजी बात है मेरे दोस्तों कि मिट्टी में अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आम्ल वर्षा जो है से मिट्टी में अम्लीयता को बढ़ा देगी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, मानव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल परम आवश्यक है। मानव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल मेरे दोस्तों बिल्कुल जरूरी है। जल जो है से बिल्कुल परम आवश्यक है, और किसी भी प्रक्रिया को हमारे मानव शरीर में करना है तो उसमें जल बिल्कुल बहुत बढ़िया योगदान देता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जल प्रदूषण होता है। आपसे पूछा कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अवनाभिकीय प्रदूषण। मेरे दोस्तों तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग से जल प्रदूषण होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? जल प्रदूषण होगा। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से जल प्रदूषण होता जाता है। आगे चलते हैं, वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रहार से, वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रहार से मिट्टी के ऊपरी सतह का धीरे धीरे कटना क्या कहलाता है? तो मिट्टी का धीरे धीरे कटना मेरे दोस्तों मिट्टी का अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अपरदन कहलाता है, यानी कि मृदा अपरदन ही बोल सकते हैं मेरे दोस्तों। वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रहार से मिट्टी के ऊपरी सतह का धीरे धीरे कट जाना मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का अपरदन कहलाता है मेरे दोस्तों। मृदा अपरदन होने का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई होना मेरे दोस्तों। धीरे धीरे जैसे ही वन कटाई होती जा रही है तो वन प्राणियों का भी जीवन संकट में हो रहा है मेरे दोस्तों, और मिट्टी का अपरदन भी होते चला जा रहा है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, जीवमंडल में विभिन्न न्यूट्रिएंट्स, जीवमंडल में विभिन्न न्यूट्रिएंट्स का जैविक घटक से अजैविक घटक के बीच परस्पर बदलाव के चक्रम को क्या कहते हैं? तो जैव रासायनिक चक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवमंडल में विभिन्न न्यूट्रिएंट्स का जैविक घटक से अजैविक घटक के बीच परस्पर बदलाव के चक्रम को हम लोग जैव रासायनिक चक्रम कहते हैं। क्या करते हैं? जैव रासायनिक चक्रम कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र तथा नाइट्रोजन चक्र जीवमंडल के 4 मुख्य जैव रासायनिक चक्र हैं। बोलेगा मेरे दोस्तों कि जीवमंडल के 4 मुख्य जैव रासायनिक चक्र कौन कौन से हैं? तो जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र तथा नाइट्रोजन चक्र मेरे दोस्तों जीवमंडल के 4 जो है से मुख्य जैव रासायनिक चक्र हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व में एक ही प्रकार के तत्व द्रव्यमान के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। क्या बोल रहा है? आप लोग फिर से पढ़ेंगे। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व में एक ही प्रकार के तत्व द्रव्यमान के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। तो मेरे दोस्तों किसका अनुपात है? तो स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम दिशा दिया क्यों मेरे दोस्तों? तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। कौन दिया था? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्या कह रहा है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। इसे संक्षेप में AMU भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो AMU कहते हैं। AMU का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। बोल रहा है कि कार्बन 12 एक परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। इसे संक्षेप में हम लोग AMU कहते हैं। AMU कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। आगे चलते हैं, किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? तो सरल या फिर मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? तो सरल या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों या परमाणुओं की संख्याओं को सरलतम अनुपात में व्यक्त करने वाला सूत्र सरल या फिर मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किसी भी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र अणु सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र कहलाता है। मेरे दोस्तों क्या ही बताया था, किसी भी यौगिक में उपस्थित बोलेगा तो सूत्र क्या कहलाएगा? तो सरल या मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। अगर तत्व या यौगिक के अनुपात उपस्थित तो कौन कहलाएगा? तो अणु सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगर यौगिक बोलेगा तो सरल या मूलानुपाती सूत्र, और या फिर तत्व बोलेगा तो अणु सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों,
दो विभिन्न तत्वों से बना हुआ यौगिक द्विअंगी यानी कि बाइनरी यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? दो विभिन्न तत्वों से बना हुआ यौगिक द्विअंगी यानी कि बाइनरी यौगिक कहलाता है। अगर दो विभिन्न तत्वों से हम लोग बनाए हैं तो यौगिक क्या कहलाएगा? तो द्विअंगी यानी कि द्वि यौगिक कहलाएगा, बाइनरी यौगिक कहलाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रम में अपरिवर्तित रहता है और बिना कुछ परिवर्तन किया किसी भी पदार्थ के साथ संयोग कर सकता है या निष्कासित हो सकता है, क्या कहलाता है? तो मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रम में अपरिवर्तित रहता है और बिना कुछ परिवर्तन किया किसी पदार्थ के साथ संयोग कर सकता है या निष्कासित हो सकता है, मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? मूलक कहलाता है। आगे चलते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संबंध, पदार्थों के संकेत और सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षेप में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में पदार्थों के संकेत, सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षेप में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान ग्राम परमाणु, द्रव्यमान या ग्राम परमाणु कहलाता है। ग्राम में व्यक्त परमाणु जो है से द्रव्यमान ग्राम परमाणु या फिर द्रव्यमान या फिर ग्राम परमाणु कहलाता है, यह मोल भी कहलाता है। देखिए मेरे दोस्तों, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ग्राम में व्यक्त परमाणु जो है, ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान ग्राम परमाणु या फिर द्रव्यमान ग्राम परमाणु कहलाता है, या मोल भी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? इसे हम 3-4 नाम से जानते हैं। ग्राम में व्यक्त परमाणु, द्रव्यमान ग्राम परमाणु या फिर द्रव्यमान या फिर ग्राम परमाणु कहलाता है, या मोल भी कहलाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, ग्राम में व्यक्त आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान या फिर ग्राम अणु कहलाता है, या मोल भी कहलाता है मेरे दोस्तों। ग्राम में व्यक्त आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान या फिर ग्राम अणु भी कहलाएगा, इसे भी हम लोग मोल कहते हैं मेरे दोस्तों। एक मोल में कितना होता है? तो एक मोल में मेरे दोस्तों 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। क्या होते हैं? तो एक मोल में 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। इस संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। आपसे एवोगाड्रो का नाम मान पूछेगा मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है मेरे दोस्तों जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि या फिर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व वह पदार्थ है मेरे दोस्तों जो विभाजित नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं, तत्व मेरे दोस्तों, तत्व धातु, अधातु या उपधातु हो सकते हैं। तत्व मेरे दोस्तों धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, या उपधातु, तीनों हो सकते हैं मेरे दोस्तों। तत्व धातु, अधातु या उपधातु कुछ भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ मेरे दोस्तों, आपने बोला भी, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी भौतिक रासायनिक विक्रिया में विभाजित नहीं किया सकता है। यहाँ बोल रहा है कि यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है मेरे दोस्तों जो 2 या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से पूर्णतः अलग होते हैं। यौगिक के गुण है मेरे दोस्तों, उसके अवयवी तत्वों के गुणों से पूर्णतः अलग होते हैं, पूर्णतः भिन्न भिन्न होते हैं। आगे चलते हैं, किसी भी यौगिक का सर्वदा एक ही रहता है। किसी भी यौगिक का संगठन जो है, किसी भी यौगिक का संगठन सर्वदा एक ही रहता है। किसी भी यौगिक का सर्वदा संगठन एक ही रहता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से क्या बनता है? तो 2 या अधिक तत्वों या फिर यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? मिश्रण बनता है। आगे चलते हैं, मिश्रण में उसमें अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में उसके अवयवों के गुण भी विद्यमान रहते हैं, यानी कि मौजूद रहते हैं मेरे दोस्तों। मिश्रण में उसके अवयवों के गुण भी मौजूद रहते हैं। आगे चलते हैं, मिश्रण के अवयवों को सरल भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। आपसे बोलेगा कि मिश्रण के अवयवों को कौन सी विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं? तो मिश्रण के अवयवों को सरल भौतिक विधि के द्वारा हम लोग अलग किया जा सकता है। सरल भौतिक विधि के द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। बोल रहा है कि मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों कि किसका संगठन निश्चित नहीं होगा? तो मिश्रण का संगठन मेरे दोस्तों निश्चित नहीं होता है। मिश्रण में उसके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, इसलिए मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों,
तत्वों या फिर यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, किंतु मिश्रण के नहीं। तत्व या यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, लेकिन मिश्रण के मेरे दोस्तों द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते। तत्व और यौगिक के क्वथनांक और द्रव्यमान निश्चित होंगे, लेकिन मिश्रण के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होंगे मेरे दोस्तों। तो आगे चलते हैं। वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि एक मिश्रण है। अभी बताया मेरे दोस्तों कि वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि एक प्रकार का मिश्रण है। आगे चलते हैं। पोटास एलम के एक अशुद्ध नमूने को रवाकरण विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। पोटास एलम के एक अशुद्ध नमूने को, पोटास एलम के एक अशुद्ध नमूना है मेरे दोस्तों, उससे हम कौन सा विधि द्वारा शुद्ध करेंगे? तो रवाकरण विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। कौन सा विधि द्वारा मेरे दोस्तों? तो रवाकरण विधि के द्वारा हम लोग पोटास एलम के अशुद्ध नमूने को हम लोग शुद्ध करते हैं, और रवाकरण विधि के द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा? तो रवाकरण विधि के द्वारा। आगे चलते हैं। आयोडीन और कपूर को कौन सा विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? तो आयोडीन और कपूर को उदरपातन विधि के द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा? उदरपातन विधि के द्वारा। पोटास एलम को शुद्ध किया जा सकता है रवाकरण विधि के द्वारा, और आयोडीन और कपूर को शुद्ध किया जा सकता है उदरपातन विधि के द्वारा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। जल और तेल के मिश्रण को एक पृथकारी कीप की सहायता से अलग किया जा सकता है। जल और तेल के मिश्रण को मेरे दोस्तों कौन सा विधि से हम अलग कर सकते हैं? तो एक पृथकारी कीप की सहायता से। किसकी सहायता से? तो एक पृथकारी कीप की सहायता से हम लोग जल और तेल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। किसी भी प्राकृतिक रंग में उपस्थित विभिन्न रंग वाले पदार्थों को, किसी भी प्राकृतिक रंग में उपस्थित विभिन्न रंग वाले पदार्थों को एक विशेष तकनीक की सहायता से पृथक किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? जिसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं मेरे दोस्तों। किसी भी प्राकृतिक रंग में उपस्थित विभिन्न रंग वाले पदार्थों को एक विशेष तकनीक की सहायता से हम लोग अलग करते हैं, जिसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो उत्क्रमणीय होता है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो अनुत्क्रमणीय होता है। मेरे दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है तो आप लोग देखेंगे भौतिक 3 अक्षर का नाम है छोटा वाला, तो उत्क्रमणीय छोटा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भौतिक क्या होगा? तो उत्क्रमणीय। और रासायनिक देखिए कितना बड़ा है, 5 अक्षर से बना हुआ रासायनिक, इसका बड़ा हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। भौतिक छोटा है तो उत्क्रमणीय, और रासायनिक बड़ा अक्षर से लिखा हुआ है यानी कि अनुत्क्रमणीय होता है। आप लोग इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप लोग को भूलना बिल्कुल नामुमकिन है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। निलंबन जो है से विषमांग होता है। निलंबन क्या होता है मेरे दोस्तों? तो निलंबन विषमांग होता है। इसमें निलंबित कणों का व्यास 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। निलंबन विषमांग होता है मेरे दोस्तों। इसमें निलंबित कणों का व्यास कितना होता है? तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। कितना? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है निलंबित में कणों के व्यास का आकार। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। कोलाइडी बिलियन के कोलाइडी के कणों का व्यास कितना होता है? तो 10⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन के कणों का व्यास होता है 10⁻5 सेंटीमीटर से अधिक, और कोलाइडी के बिलियन का कोलाइड व्यास होता है 10⁻5 से लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। किसी भी बिलियन के प्रति इकाई द्रव्यमान या फिर आयतन में उपस्थित मूल्य की मात्रा क्या कहलाती है? तो बिलियन का सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी बिलियन के प्रति इकाई द्रव्यमान या फिर आयतन में उपस्थित मूल्य की मात्रा बिलियन का सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बिलियन का सांद्रण कहलाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, क्या कहलाता है? पदार्थ का वह गुण जिसके एक निश्चित संरचना हो, जिसके स्पष्ट गुण हो, द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, उसे हम लोग द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे द्रव कहते हैं। आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान अंतराण्विक स्थान कहलाता है। आपसे बोलेगा कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या कहलाता है? तो अंतराण्विक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतराण्विक स्थान कहलाता है। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं।
ठोस है मेरे दोस्तों उसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और गैसीय पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं मेरे दोस्तों। गैस पदार्थ की ना तो आयतन होता है और ना ही आकृति होता है मेरे दोस्तों। और ठोस पदार्थ कैसे होते हैं, तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित रूप होते हैं, और उसकी ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं, तो ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रव्य पदार्थ भी लगभग असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ है क्या पता है मेरे दोस्तों, ठोस पदार्थ असंपीड्य हुआ, और द्रव्य पदार्थ भी लगभग असंपीड्य ही होते हैं। क्या होते हैं, तो द्रव्य पदार्थ भी लगभग असंपीड्य होते हैं और ठोस पदार्थ भी असंपीड्य होते हैं, लेकिन गैस जो मेरे दोस्तों असंपीड्य नहीं होते हैं। गैसीय पदार्थ क्या होते हैं, तो उसका उल्टा, यानी कि ठोस और द्रव जब असंपीड्य है तो गैस क्या हो जाएगा, गैस संपीड्य पदार्थ है। क्या है मेरे दोस्तों, गैसीय पदार्थ जो है संपीड्य पदार्थ है। आगे चलते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे अगर वाष्प में बदलना उदरपातन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में बदले सीधे वाष्प में बदलना उदरपातन कहलाता है। उदरपातन के उदाहरण क्या है, ठोस का पूर्व कमल लेते हैं मेरे दोस्तों, तो वो ठोस है और धीरे धीरे द्रव में नहीं बदलकर सीधे सीधे गैस में बदलकर उड़ जाते हैं मेरे दोस्तों। तो जब कपूर बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उदरपातन विधि द्वारा, और ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में सीधे वाष्प में बदलना उदरपातन कहलाता है। इसका उदाहरण कौन सा मेरे दोस्तों, कपूर। आगे चलते हैं, जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तब उबालने लगता है। जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो द्रव मेरे दोस्तों उबलने लगता है, और जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ होता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मेरे दोस्तों, जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वह जल उबलने लगता है, और जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर द्रव उबलना शुरू करता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है, जिस टेम्परेचर पर द्रव जो है उबलना शुरू कर देता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वथनांक पर द्रव का ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता। क्वथनांक पर द्रव का टेम्परेचर तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव जो है सो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता है। तब तक मेरे दोस्तों संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक कि स्थिर रहता है। आगे चलते हैं, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित होता है वह ताप क्या कहलाता है, जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में बदलता है वह ताप उसका द्रवनांक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, ठोस पदार्थ अगर द्रव के रूप में पिघलता है उसे द्रवनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं। किसी भी गैस या वाष्प, किसी भी गैस या वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन, और किसी भी गैस है मेरे दोस्तों, गैस और वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो गैस और वाष्प का द्रव में अगर बदलता है तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, संघनन कहलाता है। आगे चलते हैं, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो घनत्वों में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, गैसों का विसरण कहते हैं। आगे पूछेगा मेरे दोस्तों आपसे कि विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में, द्रव या गैस में, तो सबसे ज़्यादा विसरण होता है मेरे दोस्तों गैस में होता है। किस में होता है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है, इसके बाद फिर द्रव में होता है, और सबसे कम मेरे दोस्तों ठोस में होता है। आगे चलते हैं, गैस के कणों द्वारा बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो गैस का दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस के कणों द्वारा बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, समुद्र तल पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का दाब जो है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। दाब की इकाई कितना होती है, तो दाब की इकाई पास्कल कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, तो पास्कल कहलाती है। दाब की इकाई पास्कल कहलाती है। आगे चलते हैं, द्रवनांक पर किसी भी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उससे द्रव की क्या कहते हैं, उससे द्रव की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्की रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। बोल रहा है कि काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं जो है से सफ़ेद या फिर हल्का रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में अवशोषण करती है। आपसे बोले कि ऊष्मा का अवशोषण सबसे ज़्यादा कौन सा रंग करता है मेरे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा काली या फिर गाढ़ा रंग वाली वस्तुएं मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। मेरे दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। मेरे दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों तो दोस्तों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू।